कुणाल किशोर द लूसेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम में इससे आपके प्रश्न आएंगे ही, ठीक है, क्योंकि यह जो टॉपिक है जिसका नाम है हैदर अली से का संबंध है और दूसरा इसमें है एंग्लो मैसूर वॉर से। आप क्वेश्चन उठा के देखें किसी भी एग्जाम का तो जरूर इससे एक दो प्रश्न आपके मिलते हैं और ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला वो टॉपिक है। इसको कोरिलेट कैसे किया गया है वो भी आप अभी देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो भी देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या है इसमें कि सारे अपग्रेड लेवल के क्वेश्चंस मैंने इसमें लाके रख दिया है और इसके साथ छोटे लेवल के क्वेश्चंस को मैं डिटेल में बोलते जा रहा हूँ, उसको आप नोट आउट कर लेंगे। और जो बातें जो टफ लेवल के हैं, जो कि आपके पीसीएस हो सकते हैं, एसएससी मेंस में आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके किसी भी कमीशन के एग्जाम में आते हैं, वो सारी बातें मैं इसमें एग्जाम डिटेल्स के साथ साथ नोट भी करा के लिखा रहा हूँ और टेस्ट सीरीज का माध्यम है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है हैदर अली और आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है कि वाडियार राजवंश की स्थापना किसने की थी। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि कृपया एक नोटबुक और पेन लेके साथ रहें, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं छोटे छोटे डिटेल्स बताऊंगा जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फ़ायदा होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं वो सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बता दूंगा जो आपके एग्जाम में ट्रेंड करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो अपग्रेडेड मोड के क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लेकर आ ही रहा हूँ, वो दोनों क्वेश्चन साथ में आ जाएंगे। तो इसलिए आप करें क्या, अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न जो पहला प्रश्न है कि वाडियार राजवंश की स्थापना किसने की थी, इसका ऑप्शन है वेंकट द्वितीय पहला, दूसरा है चिक्का कृष्णराज, तीसरा है नेंजराज और चौथा है देवराज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है वेंकट द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेंकट द्वितीय। अब इससे रिलेटेड एक बात समझ लीजिए। बात ऐसी है कि 1565 में एक युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम था तालीकोटा। याद रखेंगे, 1565 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था तालीकोटा। तालीकोटा का जब युद्ध होता है तो कहते हैं कि उस युद्ध के बाद विजयनगर जो राज्य था वह पूर्णतः समाप्त हो गया और उसकी समाप्ति के बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि इसके समाप्त होने के परिणाम स्वरूप ही 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर में, ध्यान रखिएगा, मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना की गई। समझ गए कि मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना की गई। अब समझना है क्या कि जब इस वंश की स्थापना हो गई, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, यह जो वंश है वो विजयनगर राज्य का ही भाग था, ठीक है। जब यह स्थापना हो जाती है तो 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णराज, जिसकी चर्चा मैं ये कर रहा था, ये चिक्का कृष्णराज इसके जो थे राजा थे, परंतु शासन का वास्तविक जो शक्ति थी किसके हाथ में थी, तो यहाँ पर दो मंत्रियों का नाम लिया। ये जो है एक नेंजराज और देवराज, ये दोनों कौन थे, तो इसके मंत्री थे। और राजा कौन थे, तो चिक्का कृष्णराज। कब की बात है ये, 18वीं शताब्दी की। तो 18वीं शताब्दी में जब चिक्का कृष्णराज इसके राजा यानी किंग थे, तो ऐसी स्थिति में दो मंत्रियों की चर्चा होती है, जिसका एक का नाम है नेंजराज, दूसरा का नाम है देवराज, और कहते हैं कि वास्तविक शक्ति इन्हीं के हाथ में थी। समझ गए मेरी बात ना। तो इस तरह से आपको वाडियार राजवंश की जो स्थापना की थी वो तो वेंकट द्वितीय ने की थी, लेकिन 18वीं शताब्दी में आने के बाद चिक्का कृष्णराज के राजा बनने के बाद इनके मंत्रियों की शक्ति बढ़ गई और इसी समय हैदर अली का मैसूर में उदय हुआ। ध्यान रखिएगा, वाडियार राजवंश का संबंध को मैंने इसलिए बताया है कि आप याद रखें कि हैदर अली कहाँ से आया। तो इसी समय हैदर अली का उदय मैसूर में हुआ था। तो दोस्तों, इतनी बात समझ गए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि हैदर अली को किसने डिंडीगुल में फौजदार का पद दिया था। ठीक है, कमांडिंग ऑफिसर्स का, फौजदार का मतलब कमांडिंग ऑफिसर से, ठीक है।
तो इसका जो ऑप्शन है पहला नेंजराज, दूसरा देवराज। ये नेंजराज लिखा हुआ लेकिन वास्तविक नाम जो इनका नेंजराज ही है, ऊपर नेंजराज, ठीक है, नेंजराज, ठीक है। तो नेंजराज थे, पहला ऑप्शन नेंजराज, दूसरा देवराज, तीसरा कृष्णराज और चौथा जो है आपका पेशवा माधवराव, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका नेंजराज है, वही नेंजराज जो कि मंत्री था जिसके हाथ में वास्तविक शक्ति थी, ठीक है। समझ रहे मेरी बात ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चूंकि हैदर अली की बात आई है तो हैदर अली से स्वप्नोदित कुछ बातों को समझ लें, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हैदर अली का जो जन्म हुआ था वो 1721 में हुआ था। कब हुआ था? 1721 में, और मैसूर में ही हुआ था इनका जन्म, ठीक है। और मैसूर में हुआ था, कर्नाटक, ये भी जो याद रखेंगे कि इनका जन्म मैसूर कर्नाटक में 1721 में हुआ था। इनके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद, ठीक है, जो कि मैसूर के राजा के यहाँ सेना के एक उच्च पद पर नियुक्त थे, ठीक है। आइए, हैदर की योग्यता से कहते हैं कि हैदर की जो योग्यता थे उससे प्रभावित होकर जो मैसूर के राजा थे नेंजराज, उन्होंने 1755 में इसी नेंजराज ने 1755 में हैदर अली को डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त कर दिया, ठीक है। और इनकी योग्यता से आप भी काफ़ी प्रभावित हो गए। इनके बारे में अगर डिटेल्स आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हैदर अली वॉज रियली वेरी कैपेबल पर्सन, ठीक है। वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता है ये भी मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। कहते हैं कि जैसे इनको फौजदार बनाया गया तो इन्होंने दो काम महत्वपूर्ण किए थे, ठीक है। दो काम इन्होंने महत्वपूर्ण किए थे। उन दो काम के महत्वपूर्ण लिखने से पहले मैं एक बात बता देता हूं कि हैदर अली इलिटरेट था, निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बुद्धिमत्ता की कहीं भी कमी नहीं थी। तो कहते हैं कि जैसे ये फौजदार बना तो अपनी इलिटरेसी को छुपाने के लिए कि वो निरक्षर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसने क्या किया, एक व्यक्ति को कि जो कि बहुत पढ़ा लिखा था उसको अपना एडवाइजर यानी सलाहकार रख लिया, ठीक है, जिसका नाम था खांडेराव। क्या नाम था उसका? खांडेराव। खांडेराव एक ब्राह्मण थे, ठीक है। खांडेराव एक ब्राह्मण थे जिसको इन्होंने अपने यहाँ सलाहकार के रूप में रख लिया और वह एक विद्वान भी थे, ठीक है। और दूसरा काम क्या किया कि 1755 में ही इसने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से, डिंडीगुल में फ्रेंच की मदद से क्या किया, एक शस्त्रागार, मतलब जहां पे कि लोग शस्त्र रखते हैं वो शस्त्रागार की स्थापना कर दी। ये दो बड़े काम यह बताता है कि हैदर अली जो था कितना एम्बिशियस पर्सन था, वो आगे बढ़ने, कितना महत्वाकांक्षी पर्सन था, कितना आगे बढ़ने की चाहत रखता है। चलिए, कहते हैं कि कुछ समय बाद जब मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण करके इसने कुछ समय बाद श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण करके इसने प्रधान, वहाँ का जो प्रधानमंत्री था नेंजराज, जिसने इसको डिंडीगुल में फौजदार बना था, उसी को क्या किया, बंदी बना लिया। क्या किया इसने? बंदी बना लिया, ठीक है। और बंदी बनाने के बाद उसने स्वयं को राजा के संरक्षक के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया और 1761 में वह राजा के स्थान पे स्वयं मैसूर का शासक बन गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि हैदर अली एक जो इलिटरेट पर्सन था, कितना टैलेंटेड था, जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर से कितनी जल्दी कमांडिंग ऑफिसर कब बनता है, वह 1755 में कमांडिंग ऑफिसर बनता है और 1761 में वह राजा बन जाता है। तो उसके टैलेंट पे आप जरूर समझ सकते हैं कि कितना टैलेंटेड था वो, कि 5 से 6 साल के अंदर में वह एक कमांडिंग ऑफिसर मतलब फौजदार से राजा के पद में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये बातें सब क्लियर हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी, यहां पे होगा में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसके ऑप्शन है, इसका पहला मेजर डिरोन, दूसरा लेफ्टिनेंट मूर, तीसरा सर जनरल स्मिथ और चौथा हेक्टर मुनरो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है सर जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ, ठीक है, ये जनरल नहीं है स्मिथ। इसके
सही मतलब वास्तव में इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए, तो अब ये बात समझ लेना है आपको कि प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध जो था वो कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो टेन्योर बताया जाता है वो बताया जाता है कि 1767 से लेकर 1769 तक, 1767 टू 69 तक, इस समय प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध हुआ था। इसके पीछे, इस युद्ध होने के पीछे कुछ बातों को समझिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हैदर अली था वो एक एम्बिशियस किंग था, ठीक है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था और अपने आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि बेदनूर हो गया, सुंडा कनारा हो गया, गुट्टी हो गया, ये सब उसके आसपास के जगह के नाम है, उसने क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, और कुछ राजाओं ने तो डर से उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया कुछ आसपास, जैसे कि बल्लापुर, रायदुर्ग, चित्तल दुर्ग, ऐसे जगहों के राजाओं ने उसकी आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। ठीक है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अपनी योग्यता और साहस से हैदर अली एक साधारण स्थिति से उठकर मैसूर के राज में प्रधान पद पर आसानी से पहुंच गया। अब यह कारण था कि आसपास के जो लोग थे, जो राजा थे, लोग का मतलब मेरा राजा से संबंध है, जो राजा थे जैसे मराठों के राजा हो गए, हैदराबाद के निजाम हो गए, और जो अंग्रेज हैं उनको जेलसी होने लगी। समझ गए मेरी बात ना। और ये जेलसी वास्तव में मुख्य कारण था एंग्लो मैसूर वॉर का, आंग्ल मसूर युद्ध की ओर ले जाने के लिए। समझ रहे मेरी बात ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि जैसे ही इन लोगों को ईर्ष्या होने लगी, लोग उनको हैदर अली से भयभीत होने लगे, ठीक है, तो सभी लोग चाहते थे कि उसे नियंत्रण में कर ले। ठीक है, इस कारण कहते हैं कि 1766 के आसपास की बात है, हैदर अली से, मतलब आप ऐसे याद रखिएगा कि 1764 में हैदर अली को पेशवा माधवराव ने युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, और 65 में हैदर अली ने मराठों से संधि कर ली थी। दो बातों को याद रखना आपको। 1764 में पेशवा माधवराव, जिसकी चर्चा मैं पहले प्रश्न में कर चुका हूं, पेशवा माधवराव ने क्या किया था कि हैदर अली को युद्ध में पराजित कर दिया था। और 1765 में हैदर अली को मराठों से संधि करके उनका कुछ भूभाग या क्षेत्र जो था वादा के रूप में देना पड़ा। कहते हैं उसमें 28 लाख रुपए भी इन्होंने दिया था। ठीक है, 1765 ईस्वी में, 1765 में निजाम ने अंग्रेजों की सहायता लेकर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यही जो हैदराबाद के निजाम जो जल रहे थे इनसे, उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। 1765 में जब उन्होंने आक्रमण किया तो क्या होता है कि मराठे भी इस संधि में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी जलते थे। परंतु 1766 ईस्वी में हैदर अली ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम और मराठा को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, जिससे कि अपोजिट सेना का जो मोर्चा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब उसको सिर्फ एक ही अपोजिशन बचा था जिससे उसको लड़ाई लड़नी थी, और वो बचा था अंग्रेज, यानी ये अंग्रेज। ठीक है, अब यहां से शुरुआत होती है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यानी इस कारण जब अंग्रेज बच गए तो एंग्लो वॉर जो मैसूर से होना था वो स्वाभाविक हो गया। ठीक है, तो इसमें 2-3 कारणों को याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि अंग्रेज, और पहला कारण आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्यों इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो पहला कारण क्या था कि अंग्रेज भी अपना जो एरिया था उसको एक्सपेंड करना चाहते थे, यानी अपने भूभाग क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे, और हैदर अली भी यही चाहता था। ठीक है, तो हैदर अली की शक्ति बढ़ रही थी जिससे अंग्रेजों को खतरा हो रहा था। दूसरा कि हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे, जो कि इस बात को हैदर अली बर्दाश्त नहीं कर रहा था। दो बातों को समझिए। दूसरा, पहला कारण तो ये हो गया कि दोनों भूभाग को बढ़ा रहे थे जिससे अंग्रेज टेंशन में थे। अब इसने क्या किया, अंग्रेजों ने इनके अगेंस्ट एक प्लान करना शुरू कर दिया कि कैसे इनको हटाया जाए। ये बात हैदर अली को पसंद नहीं थी। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। ध्यान दीजिएगा, जो हैदर अली था वो फ्रेंच से ज्यादा इंक्लाइंड, फ्रेंच की ओर ज्यादा इंक्लाइंड था इन कंपैरिजन इंग्लिश को। तो ये बातें उनको ज्यादा परेशान कर रही थी। लास्ट पॉइंट जो इसका है, जो युद्ध का कारण बना था, ये था कि हैदर अली ने कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेज के बेड़े को नष्ट कर दिया था,
तात्कालिक कंटेम्प्रेरी रीजन आप मान सकते हैं कि जैसे ही उसने हैदर अली ने कन्नड़ के तट पर, कन्नड़ कोस्ट पर जब एक इंग्लिश फ्लीट आती है, जहाज़ों का बेड़ा आता है, तो उसको इन्होंने नष्ट कर दिया। ठीक है, इन सभी कारणों के कारण क्या होता है कि अंग्रेजी सेना और हैदर अली के बीच प्रथम युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1767 से लेकर 1767 से लेकर 69 तक चलती है। और इसे हम लोग अपने हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसी में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे सर जनरल स्मिथ। उम्मीद आप ये बात समझ गए। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वो मद्रास की संधि यानी ट्रीटी ऑफ मैड्रास से 1769 में समाप्त हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सालबाई की संधि किन के मध्य हुआ था। सालबाई की संधि किन के मध्य हुआ था, जिसका पहला ऑप्शन है अंग्रेज और मैसूर, दूसरा अंग्रेज और हैदराबाद, तीसरा अंग्रेज और मराठों, और चौथा अंग्रेज और फ्रांस। ठीक है, तो इसमें आपको इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अंग्रेज और मराठा। ठीक है, यानी इसका जो आंसर है वो है अंग्रेज और मराठा, तीसरा। ठीक है, ये देखिए सालबाई की जो संधि के बारे में बात की जाती है वो याद रखिएगा कि हैदर अली के विरुद्ध सर आयरकुट की सफलता इस कारण संभव हुई थी क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स ने मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली थी। मतलब मराठों को अपने पक्ष में अंग्रेजों ने मिला लिया था और जाके किस पर हमला करना शुरू कर दिया था, क्या कहते हैं आपको, हैदर अली पर। ठीक है, तो हैदर, ये याद रखिएगा, जो कि प्रथम द्वितीय युद्ध में जो जीत का मुख्य कारण बन रहा था, ठीक है, वो ये था कि हैदर अली के विरुद्ध सर आयरकुट की सफलता के पीछे का जो कारण वो बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या, वारेन हेस्टिंग जो था वो जाके मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली थी और जो निजाम थे हैदराबाद को, उनको गुंगटूर प्रदेश दे दिया गया, जिससे दोनों हैदर अली की सहायता देना बंद कर दिए। याद रखिएगा, मैंने पहले में बताया था कि इन्होंने मराठों को और हैदराबाद को अपनी ओर मिला लिया था, जिसके कारण ये प्रथम अंग्रेज जो लड़ाई हो रही थी, प्रथम वॉर हुआ था एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें अंग्रेजों से सिर्फ हैदर अली का युद्ध हो रहा था। इस बात को लोग अंग्रेजों ने समझ लिया और ये क्या, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि मराठों को और हैदराबाद को अपनी तरफ मिला लिया, और जिसके कारण क्या हुआ कि इन दोनों ने उनकी मदद करना बंद कर दिया। ठीक है, और इसी समय जो ट्रीटी हुई थी उसको सालबाई की संधि कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात ना, कोई दुविधा नहीं है। याद रखिएगा इसी समय क्या हुआ था, हैदर अली की मौत हो गई थी 1782 ईस्वी में, 1782 में, क्योंकि इस समय ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। ठीक है, अगर आप दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं थोड़े से याद रखिएगा कि 1780 से 84 तक सेकेंड मैसूर वॉर चला है। ठीक है, सेकेंड मैसूर वॉर जो है, आंग्ल मैसूर वॉर चल रहा था। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा कि इसका जो मुख्य कारण था, ठीक, आप याद रखिएगा कि जो पहली जो ट्रीटी थी, वो पहला जो वॉर था एंग्लो मैसूर वॉर, वो खत्म हो गया था मद्रास की संधि से। ठीक है, और उस संधि में क्या हुआ था कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक दूसरे का जो जीता हुआ क्षेत्र था वापस कर दिया गया था, ये हुआ था दोनों की संधि में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के रूप में हैदर अली को बहुत सारा धन दिया और दोनों पक्षों ने संकट के समय एक दूसरे को सहायता देने का वचन दिया था। ये मद्रास की संधि, जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का जो मद्रास की संधि होती है, उसमें यही हुआ कि दोनों ने जीता हुआ क्षेत्र वापस किया और कमिट किया कि हम दोनों एक दूसरे को इन द टाइम ऑफ द ट्रबल विल हेल्प ईच अदर, ऐसी बात हो गई। ठीक है, अब कहते हैं इस विजय से हैदर अली की जो शक्ति थी और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई, लोग भारतीय में इतिहास में, लेकिन इस संधि के प्रति अंग्रेजों के निष्ठावान नहीं रहे। निष्ठावान मतलब लोग जो कमिटमेंट उन्होंने जो किया किससे, हैदर अली से, उस पर वो लोग कमिटमेंट में नहीं खड़े उतरे, क्योंकि जब आप याद रहे, जब 1701 और 72 के आसपास ईस्वी में माधवराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था। तो अंग्रेजों को तो मदद करना चाहिए था, जो कमिटमेंट था, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। इस विश्वासघात के परिणाम स्वरूप हैदर अली को क्रोध बहुत आए।
कहते हैं कि उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि मैं अंग्रेजों से बदला लूंगा। और ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण हुआ जो कि 1780 से लेकर 84 तक चला था। समझ गए मेरी बात ना? तो कहते हैं कि हैदर अली तो बदला लेना चाहता ही था, ठीक है। तो अंग्रेजों, अब दूसरा कारण समझ लीजिए, दूसरे युद्ध में अंग्रेजों ने माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार कर लिया था जो आता था मैसूर राज्य में ही, ठीक है। हैदर अली ने अंग्रेजों को माहे खाली करने के लिए कहा कि भैया ये खाली कर दीजिए, परंतु वो लोग माने नहीं मानना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया और हैदराबाद का निजाम और हैदर अली जो दोनों अंग्रेज से रुष्ट थे, ठीक है, इधर मराठे भी पहले अंग्रेज से युद्ध कर रहे थे, वो सभी मिलकर जाके इस लड़ाई में शामिल हो गए, जिसका फायदा बाद तब उठा लिया इन्होंने जब सालबाई के संधि किया। अब तो क्लियर हो गया सालबाई की संधि में क्यों लोगों को मिला लिया और इनको अलग कर दिया, क्योंकि ये तीनों उनके साथ लड़ना चाहते थे। चलिए, एक बात और याद रखिएगा कि ये खत्म किससे हुआ था? मंगलोर की संधि से, ठीक है। और इसमें दो बातें, दूसरे जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध जो दूसरा हो रहा था, उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसी समय टीपू सुल्तान की एंट्री होती है और 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु भी होती है, ठीक है। मृत्यु के बाद उनकी एंट्री हुई। और एक बात और याद रखिएगा, नोट में कहीं चाहे तो पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि आयरक्यूट की मृत्यु इसी समय हुई थी, इसी दूसरे ही युद्ध के समय में। क्लियर है? चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं जो कि आपके पास सामने रखा हुआ है। ये अगला प्रश्न कहता है, हमें ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकार्टिन कैसा आदमी है? मैं भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक खो देगा। यह कथन किसका है? ठीक है, पहला ऑप्शन है वेलिज़ेली, दूसरा मेजर डिरोम, तीसरा मिल, चौथा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है वह है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि मैकार्टिन कैसा आदमी है, मैं भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक का यह खो देगा। ठीक है, यह कथन वारेन हेस्टिंग्स का है। ठीक है, ये बेसिकली कब हुआ था? जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, उस संधि में जो शर्तें रखी गई थी उस शर्त से वारेन हेस्टिंग्स खुश नहीं था, क्योंकि मार्च 1784 में टीपू और मद्रास के जो अंग्रेज गवर्नर थे जॉर्ज मैकार्टिन, इन्हीं के नाम मैं ले रहा था, जॉर्ज मैकार्टिन, इनके बीच में मंगलोर की संधि होती है और इस संधि में के अनुसार दोनों पक्ष ने एक दूसरे को जीता हुआ प्रदेश वापस कर दिया तथा युद्ध में जो भी लोग बंदी बनाए थे उनको मुक्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि वे मैसूर के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे और संकट के समय मैसूर की सहायता करेंगे। इस बात से वारेन हेस्टिंग्स नाराज हो जाता है और वो कहता है, ये स्टेटमेंट देता है कि मैकार्टिन कैसा आदमी है कि मैं भी विश्वास करता हूँ वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक खो देगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हम अपने मित्रों के शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिए। कॉर्नवालिस का डंडस को लिखे पत्र का यह कथन किस युद्ध से संबंधित है? ठीक है, उन्होंने जो पत्र लिखा था ये किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा तृतीय और चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसका जो आंसर है वो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय जो आंग्ल मैसूर, यहाँ पे सब जगह आंग्ल जोड़ लीजिएगा, ये आंग्ल मैसूर युद्ध है, आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ये स्टेटमेंट दिया गया जब कॉर्नवालिस ने डंडस को पत्र लिखा था। ठीक है, तो समझ लीजिए कि तीसरा जो हुआ युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध वो चला था कब से कब तक? 1790 से लेकर 92 तक ये चला था। ठीक है, और मंगलोर में जो संधि हुई थी उसके अनुसार त्रावणकोर राज्य अंग्रेज के संरक्षण में था। ये याद रखिए, जो मंगलोर संधि की चर्चा मैं कर चुका हूं। तो क्या होता है कि उसके राजा, कहाँ के राजा? त्रावणकोर के राजा ने डचों से 2 एरिया खरीद लिया, 2 सिटी खरीद लिए, सीमांत नगर खरीद लिए, जो कि बाउंड्री के पास सिटी थी, उसको खरीद लिया।
और उस तब टीपू सुल्तान जो था उन्होंने कहा कि ये नगर जो है कोचीन राज्य के अधीन है, ठीक है, अतः इसका संरक्षण भी किसके अधीन होगा, टीपू सुल्तान के अधीन होगा, यानी कोचीन। तो डचों को उन्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा, किसने, टीपू सुल्तान ने कहा। टीपू ने ट्रावनकोर को वापस मांगा, लेकिन वहां के जो राजा थे उसने वापस नहीं किया। टीपू को बहुत नाराजगी हुई इस बात से, ठीक है। तो इस असंतोष के कारण ट्रावनकोर ने मैसूर के राजा, अच्छा एक बात और याद रखिए, ये तो हमला कर दिया, तीसरा मैसूर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि एक तो इन्होंने कुछ जगहों को जो नगर था उसको रख लिया था, दूसरी बात ये थी कि कहते हैं कि मैसूर राज्य के कुछ अपराधियों को भी ट्रावनकोर वालों ने छुपा के रखा था, ठीक है। तो ये दो बातें टीपू सुल्तान को पसंद नहीं थी, इसलिए टीपू ने 14 दिसंबर सन 1789 को ट्रावनकोर पर आक्रमण किया, और चूंकि ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था, अतः कॉर्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इस बार भी अंग्रेजों ने 1 जून 1790 को मराठों के साथ तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री संधि कर ली। अंग्रेजों ने कितना ट्रिकी अपने आप को बनाए रखा है, ध्यान देंगे कि उन्होंने मैत्री संधि कर ली, ठीक है, जिसके अनुसार दोनों सैनिक टुकड़ियों को लेकर उनको मतलब अग्रीमेंट करा लिया कि आपको अंग्रेजों की मदद करी है, और अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को कहा कि 3 भागों में बांट दिया जाएगा। 1790 में जनरल मिडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस कारण 1790 में स्वयं कॉर्नवालिस ने इसको आर्मी को कंट्रोल में किया और वह राजधानी श्रीरंगपट्टम की ओर बढ़ गया, ठीक है। कहते हैं कि मई के समय में 1791 में समय में अंग्रेज पीछे हटे, जबकि उसमें टीपू सुल्तान हार रहा था, फिर भी अंग्रेज पीछे हटे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस की कमी थी। जब वो पीछे हट गए तो कहते हैं कि बाद में फिर से दूसरी बार आक्रमण किया गया और अंत में टीपू सुल्तान को समर्पण कर देना पड़ा। दोनों पक्षों के बीच में मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। अब याद रखिएगा, इस संधि के अनुसार लगभग 3 करोड़ रुपए लड़ाई का हर्जाना तथा आधे राज्य को टीपू सुल्तान को देना पड़ा, ठीक है। और जब तक रुपए वो ना चुकाएं तब तक टीपू के 2 बेटों को उन्होंने अपने गिरफ्तार करके रख लिया, मतलब बंधक के रूप में रख लिया। दोनों बेटों का नाम था, एक का नाम था अब्दुल खालिक और दूसरे का नाम था मुइजुद्दीन, ठीक है। तो ये थी आपकी तृतीय आंग्ल मसूर युद्ध, जिससे संबंधित जो था इन्होंने प्रश्न ये था कि हम अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना। आप समझ गए क्यों? तो वो जो थे मराठों के लोग थे, मराठा का और हैदराबाद को इन्होंने शक्तिशाली नहीं बनाया था क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली उस तरह का डिवीजन नहीं किया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 जो है, कहता है कि 1799 ईस्वी में हुए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के में मैसूर का राज्य का शेष भाग किसे सौंप दिया गया? शेष भाग किसे सौंप दिया गया? तो जिसका ऑप्शन है पहला, चामराज के पुत्र कृष्ण को, मराठों को, हैदराबाद के निजाम को, और अंग्रेजों ने खुद रख लिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये है कि यह दे दिया गया था चमराज के पुत्र कृष्ण को। चमराज के पुत्र कृष्ण को, ये यहां से इसका आंसर हो गया, चमराज के पुत्र कृष्ण को। समझ जाए मेरी बात ना, चमराज के पुत्र कृष्ण के पास ये चला गया। तो कब चला गया था? तो चौथे जो मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद ये चला गया था क्या कहते हैं, चामराज के पुत्र कृष्णदेव के पास। ये चामराज के पुत्र था कौन? ये बात देखिए, आप याद कीजिए कि वाडियार वंश की स्थापना जो हुई थी वो आपको मैंने पहले ही कहा था कि किस तालीकोट के युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है, जिसमें विजयनगर बर्बाद हुआ था, ठीक है। तो अब उसके बाद वाडियार वंश के खत्म होने के बाद इधर से हैदर अली बढ़ता चला गया था। तो जब ये बंटवारा होने की बात हुई थी, जब मतलब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, तो उस समय जब बांटा गया, मतलब जीतने के बाद जब इनको बांटा गया टीपू सुल्तान के राज्य को, तो उसमें जो राज्य बच गया बांटने के बाद, उस शेष राज्य को उठा के वाडियार वंश के राजा चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया गया।
समझ गए मेरी बात ना। तो ये चीज हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाडियार वंश के पुत्र कृष्णकुल। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि ये युद्ध जो था वो कब हुआ था, 1799 में। ठीक है, और कॉर्नवालिस ने तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू को परास्त करके उसकी शक्ति को छीन कर दिया था, खत्म कर दिया था। परंतु याद रखिए टीपू सुल्तान हताश होने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने शीघ्र ही अपनी शक्ति को पुनः संगठन करना प्रारंभ किया और अपनी सीमाओं का वर्गीकरण आरंभ कर दिया, मतलब कठोर करना, मतलब कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वास्तव में वो अंग्रेजों का घोर शत्रु था माना जाता है, इसलिए उसने क्या किया, विदेशों से सहायता लिया। कहते हैं कि आसपास के देशों में उसने अपने एम्बेसडर भेजे, राजनीतिक रिश्ते स्थापना करना चाहते थे। इसी दौरान मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर थे उन्होंने टीपू को प्रोत्साहित किया और कहा था कि उनकी फ्रांसीसी सेना उनके युद्ध में शामिल होगी, जिसके बाद टीपू फ्रांसीसी प्रजातंत्र यानी फ्रेंच रिपब्लिक के सदस्य हो गए थे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टीपू सुल्तान से रिलेटेड कि इसी के बाद वो फ्रेंच रिपब्लिक के मेंबर हो गए थे और उसके बाद वो अपने आप को सिटीजन टीपू यानी नागरिक टीपू कहना शुरू कर दिए थे। और ये सब बातें वेलीजेली देख रहा था, उस समय का जो गवर्नर था वो समझ गया था कि अब युद्ध का समय आ गया है। तो वेलीजेली उसके इन कार्यों के लक्ष्यों को भलीभांति समझ लिया और शीघ्र युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। निजाम और मराठों ने भी अंग्रेज का ही साथ दिया। हैरिस, जनरल स्टुअर्ट और गवर्नर जनरल के भाई ऑर्थर जेली, वेलीजेली के सेनापति ने फरवरी 1799 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। टीपू कहते हैं कि सब बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः टीपू को की मौत हो गई और उनके मौत के बाद राज्य का विभाजन हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान से संबंधित इन कथनों पर विचार करें। इसका राज्य खूब घना बसा हुआ था। इसने अपने सिक्कों पर शिव पार्वती के चित्र अंकित कराए थे। इसमें हिंदुओं को राज्य का महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर रखा था और इसका जन्म 20 नवंबर 1760 को हुआ था। आपको बताना है कि ऊपर लिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो इनको क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके सबसे पहले इनके पूरे कथनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट आपकी जानकारी के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है केवल 4। ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो जन्म है वो 1750 में हुआ था, ना कि 60 में। याद रखिएगा, जितनी भी बातें उसकी लिखी है कि उसका राज्य खूब घना बसा हुआ था, वहाँ पे उनके यहाँ व्यापार बहुत अच्छे थे, उनके जो फर्टिलिटी थी मतलब उर्वरा क्षमता अच्छे थे। ये इसको देखिए, इनके बारे में बताया जाता है कि ये भले ही मुस्लिम धर्म को मानते थे, लेकिन ये हिंदू धर्म के प्रति भी इनका लगाव था। यहाँ तक कि बताया जाता है कि अपने मरने के वक्त भी इन्होंने ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण करवाए थे। ठीक है, तो इनको हिंदू धर्म के प्रति लगाव था। ठीक है, और अपने सिक्कों पे शिव पार्वती की चित्र अंकित कराए, इस बात का प्रमाण है। ठीक है, समझ गए मेरी बात ने। तो और सारी बातें सत्य हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इनका जन्म 20 नवंबर को लेकिन 1750 को हुआ था। अगला प्रश्न, आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों पर पड़ा है, यह कथन किसने और कब कहा था? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलीजेली ने, दूसरा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलीजेली ने, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वारेन हेस्टिंग्स ने, चौथा ऑप्शन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलीजेली ने। ठीक है, तृतीय में वेलीजेली ने, वेलीजेली ही तृतीय के बाद शामिल हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलीजेली ने। ठीक है, इसका आंसर वास्तव में तृतीय ना होकर चतुर्थ होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलीजेली ने, ये आंसर इसका गलत है। इसके याद रखेंगे आप, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलीजेली ने कहा था कि आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। ठीक है, चतुर्थ। चलिए अगला प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज के अनुसार टीपू सुल्तान एक निर्दयी और अत्याचारी शासक था? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला है कार्लपैट्रिक। ठीक है,
कार्क पैट्रिक इनका नाम है, बेसिकली कार्क पैट्रिक, दूसरा है मेजर डेरोम, तीसरा लेफ्टिनेंट मूर और चौथा मील। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर है वह है कार्क पैट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा इन तीनों ने कहा था कि ये अच्छे इंसान थे। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में इन्होंने प्रशंसा की थी, जबकि कार्क पैट्रिक एक ऐसा आदमी था जिसने कहा था कि निर्दयी थे। ठीक है, इनकी मतलब इसके बारे में कार्क पैट्रिक का ही स्टेटमेंट था कि वो निर्दयी थे, अत्याचारी थे। ठीक है, लेकिन इनका जो व्यक्तिगत राय है, एक व्यक्ति के कहने का ऐसा नहीं हो सकता, बाकी के 3-4 लोगों ने इनकी प्रशंसा की थी और टीपू के बारे में कहा था कि इसकी तुलना एशिया के सबसे बड़े शासक से की जा सकती है। वो कहते थे कि वो स्वभाव से निर्दयी नहीं था, परंतु अपने शत्रुओं के प्रति अवश्य कठोर था। ठीक है, समझ रहे मतलब, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे उन्हें देखा गया है कि उसने ऐसे कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो जो है संपूर्ण बातें बताई गई, लेकिन हाँ एक चीज़ आप नोट करके रखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध में के बारे में कि आप ऐसे कि पहला कब शुरू हुआ था, उस समय सुल्तान कौन था और उस समय गवर्नर कौन थे। जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ था 1677 से 69 तक चला था और हैदर अली सुल्तान थे और उधर गवर्नर जो थे लॉर्ड वेल्स थे। मद्रास की संधि से खत्म हुई थी। ऐसे ही सबका लिस्ट बना लीजिएगा जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपके याद करने के लिए बहुत काम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपके बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद।